एक दो टॉपिक हम व्याकरण के उठाएंगे आज। वाच्य। अब आप लोग सभी अपनी साउंड म्यूट कर लें, जिसका जो भी डाउट होगा उसको लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। व्याकरण का एक टॉपिक उठाया है, वाच्य, जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। अंग्रेजी में भी पढ़ना है। जब आपने पिछला प्रश्न पत्र देखा होगा, ये एआरओ हाई कोर्ट वाला, तो उसमें इससे संबंधित 5 प्रश्न थे। आसान टॉपिक है और 5 के 5 नंबर इसमें आ सकते हैं। वाच्य है क्या? इसमें एक तो आपको कोई सेंटेंस दे देगा क्वेश्चन में, और फिर पूछेगा इसमें कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है, या फिर वाच्य रूपांतरण भी आता है। अभी हम देख लेंगे, 3 टाइप के वाच्य होते हैं, उनका रूपांतरण भी आपस में होता है। तो वाच्य है क्या? वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे यह पता चलता है कि क्रिया में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, या भाव की प्रधानता है। यानी माना कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, उसमें प्रधान कौन है, जो क्रिया हो रही है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है। कर्ता है, कर्ता का अर्थ क्रिया को करने वाला। कर्म है, कर्म यानी कर्ता द्वारा की गई क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो है। या फिर कर्ता और कर्म को छोड़कर क्रिया का जो भाव है उसकी प्रधानता जिससे पता चलती है, उसको वाच्य कहते हैं। अब देखिए, वाच्य में हम देखेंगे, अगर कर्ता प्रधान होगा तो फिर वाक्य का रूप क्या होगा, कर्म प्रधान होगा तो वाक्य का रूप क्या होगा, भाव प्रधान होगा तो भाव वाक्य का रूप क्या होगा। इस ढंग से हम देखें तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? नंबर 1, कर्तवाच्य उसे कहते हैं जिसमें, अगर हम सीधे से शब्दों में, इसमें ज्यादा परिभाषा आप लोग पढ़ लीजिएगा इसकी, लेकिन मैं साधारण शब्दों में आपको इसको बताऊं तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कर्ता मुख्य केंद्र बिंदु होता है वाक्य का, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। आप डाउट जो जो चीजें होंगी उनको लिखते चलेंगे अपने साथ साथ। कर्तृवाच्य वह है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है और वाक्य का मुख्य जो उद्देश्य है वो कर्ता ही होता है, केंद्र बिंदु कर्ता होता है। और जो वाक्य में क्रिया हो रही है, जो क्रिया संपन्न हो रही है, उस क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुरूप ही प्रयुक्त होता है, उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी मुख्य विषय क्या होगा? कर्ता होगा, और जो क्रिया हो रही है उसका जो लिंग, वचन और का पुरुष होगा वह कर्ता के अनुरूप प्रयुक्त होगा। जैसे हम इन उदाहरणों से समझते हैं, ये 3 उदाहरण हमने लिए हैं। महेश फुटबॉल खेलता है, अनुष्का गाना गाती है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो महेश, देखिए पहले वाले वाक्य में महेश करता है, यानी फुटबॉल खेलने की जो क्रिया है उस क्रिया को करने वाला महेश है, यानी, और जो क्रिया करता है उसको हम कर्ता कहते हैं। महेश फुटबॉल खेलता है, तो देखिए महेश क्या है? एक वचन पुल्लिंग है। महेश एक वचन पुल्लिंग है, महेश करता है। अब हम क्रिया देखें, क्रिया खेलने की हो रही है, खेलता है, तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग में प्रयुक्त हुई है। यानी जो क्रिया है, ये हैंड रेज कर रहा है कोई, शंकर सिंह। यस, बोलिए। जी जी, बोलिए 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 बोलिए, शंकर बोलिए। शंकर, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। हाँ, शंकर कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है, तो करें। अच्छा, हैंड रेज वगैरह कोई क्वेश्चन होगा तो आप लास्ट में कीजिएगा, ऐसे में डिस्टर्ब हो जाता है क्लास, है ना? ठीक है सर। ओके।
तो हम देखे, हम कह रहे थे कि यहाँ पे महेश कर्ता पुल्लिंग एक वचन है, इसी के अनुरूप जो खेलने की क्रिया है वो भी एक वचन पुल्लिंग हुई है, यानी क्रिया कर्ता के अनुसार ही है यहाँ पर। अब दूसरे वाक्य में आए, अनुष्का गाना गाती है। अनुष्का एक वचन स्त्रीलिंग और गाना गाती है, तो ये जो गाने की क्रिया है ये भी एक वचन स्त्रीलिंग हुई है, यानी कर्ता के अनुरूप। कर्ता कौन? अनुष्का, जो गाना गा रही है, गाना गाने की जो क्रिया कर रही है वो कर्ता हुई, और वो कौन है? अनुष्का। इसके अनुसार ही प्रयुक्त हुई है, गाती है। तो यहाँ पर भी क्रिया ने जो रूप अपना परिवर्तित किया है वो कर्ता के अनुरूप परिवर्तित किया है। अब जरा हम अगले वाक्य में आते हैं, तीसरे वाक्य में। तीसरे वाक्य में देखें, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बच्चे बहुवचन में आपका प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर जो कर्ता है, कर्ता यहाँ पर बच्चे हैं, यानी जो खेलने की क्रिया कर रहे हैं वो बहुवचन में बच्चे आ गए हैं। और जो क्रिया है, ना खेलता हुआ है ना खेलती हुआ, खेलते हो गया है। खेलते यानी बहुवचन में क्रिया प्रयोग हुई है, यानी क्रिया किसके अनुरूप परिवर्तित हो रही है? कर्ता के अनुरूप परिवर्तित हो रही है। क्रिया कर्ता के अनुरूप प्रयुक्त हो रही है। तो आपने इन तीनों उदाहरणों से एक चीज समझ लिया होगा कि क्रिया का जो रूपांतरण हो रहा है वह कर्ता के अनुरूप हो रहा है, यानी वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन इत्यादि प्रयुक्त हो रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक नोट नीचे लिखा है, ध्यान रखेंगे, यहां से भी सीधे सीधे फैक्ट पूछा जा सकता है। कर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। अब सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या है? क्रिया का टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा समझ लें। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जिसमें कर्म हो, कर्म के साथ क्रिया सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कर्म के बिना क्रिया अकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे अगर ऐसा कर देते कि अनुष्का गाती है, या फिर हम कहते हैं महेश फुटबॉल खेलता है। देखो, कर्म किसे कहते हैं? कर्म उसे कहते हैं कर्ता द्वारा की गई क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है। तो महेश कौन सी क्रिया कर रहा है? खेलने की क्रिया कर रहा है। और खेलने की किस पर खेल रहा है? क्रिया किस पर हो रही है? फुटबॉल पर हो रही है। तो ये फुटबॉल आपका कर्म है। तो यानी यहाँ पे देखिए, कर्म है वाक्य में मौजूद, फुटबॉल जिस पर क्रिया हो रही है। लेकिन अगर हम इस फुटबॉल को रिमूव कर दें यहां से और सीधे कहें कि महेश खेलता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी देखें, हम महेश खेलता है सिंपली जो है ये क्रिया खेलता है महेश के अनुसार ही प्रयुक्त हुई है, यानी फुटबॉल हट जाएगा तो क्रिया अकर्मक हो जाएगी ना। तो यानी कर्तृवाच्य की क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती है। ये क्लियर हो गया होगा? कुछ अगर मन में आपके डाउट है तो उसको नोट कर लें। दूसरा है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य परिभाषा इसकी जो भी लिखी है हमने उसको आप पढ़ लेंगे, लेकिन हम साधारण शब्दों में बताएं तो कर्मवाच्य वह है जिसमें कर्म की प्रधानता हो। कर्म यानी जिस पर क्रिया हो रही है, जिस पर क्रिया हो रही है, कर्म की प्रधानता हो, और क्रिया के लिंग वचन पुरुष ये सभी कर्म के अनुरूप हों, ना कि कर्ता के अनुरूप हों। जैसे पहले वाले वाक्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुरूप परिवर्तित हो रहे थे, यहां पर लिंग और वचन जो क्रिया के हैं वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित ना होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित होंगे, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मैं एक चीज से मन में आ रही है, आप लोगों को कर्म और कर्ता में कोई अगर डाउट है तो आप अभी यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं मुझे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कीजिए। कर्म किसे कह रहे हैं? कर्म समझ में आया होगा तो जरा बताएं किसके डाउट है यहाँ पे। क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। कोई डाउट? मुझे नहीं लगता है। चलो फिर डाउट नहीं है, आगे बढ़े। दूसरे में देखें, कर्म की प्रधानता होगी। देखिए, हमने यहाँ पे इसी को परिवर्तित कर दिया। फुटबॉल महेश द्वारा खेला जाता है। एक्टिव वाइस पैसिव वाइस वही हो रहा है। देखें, जिसको आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे अभी। फुटबॉल महेश द्वारा खेला जाता है, गाना अनुष्का द्वारा गाया जाता है, क्रिकेट बच्चों द्वारा खेला जाता है। आप यहां देखें, महेश फुटबॉल खेलता है, क्रिया किसके अनुरूप थी? महेश के अनुरूप। यहां पर देखें, कर्ता तो महेश ही है, लेकिन जो क्रिया है वो खेला जाता हो गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा फुटबॉल महेश द्वारा खेला जाता है, यानी जो ये क्रिया है ये कर्म के अनुसार, फुटबॉल कर्म है ना,
इसके अनुसार परिवर्तित हुआ है। यहाँ पे ज्यादा समझ में ना आए क्योंकि ये दोनों ही पुल्लिंग में हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ज्यादा क्लियर होगा आपका। गाना अनुष्का द्वारा गाया जाता है। अनुष्का स्त्रीलिंग है ना, लेकिन गाया ये आपका पुल्लिंग में क्रिया यूज हो रही है। तो ये यानी ये क्रिया जो है ये अनुष्का यानी स्त्रीलिंग के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार नहीं चेंज हो रही है, बल्कि किसके अनुसार चेंज हो रही है? गाने के अनुसार हो रही है। और गाना क्या है? कर्म है, यानी कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग निर्धारित हुआ है। तो ये आपका क्या हुआ? कर्मवाच्य। क्रिकेट बच्चों द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट बच्चों द्वारा खेला जाता है। तो देखें यहाँ पे बच्चे बहुवचन में है आपके, लेकिन ये खेला एक वचन में आ गया। क्रिया एक वचन में आई है, खेला। तो यानी ये कर्ता के अनुसार तो प्रयुक्त हुई नहीं है, ये प्रयुक्त हुई है क्रिकेट के अनुसार, यानी जो कर्म है उसके अनुसार प्रयुक्त हुई है। अब एक नोट हमने यहाँ पर भी लिखा है कि कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होगी। देखिए भैया, क्योंकि कर्म की प्रधानता वाक्य में रहनी है, क्रिया के लिंग वचन इत्यादि सभी जो है वो कर्म के अनुसार ही चलने हैं। तो कर्मवाच्य की जो क्रिया है वो सदैव सकर्मक होगी, यानी उसमें कर्म की आवश्यकता होगी ही होगी, अकर्मक कभी नहीं हो सकती। सदैव को जरा नोट करेंगे, ये भी सीधे सीधे फैक्ट पूछा जाता है। अगला आ जाए भाववाच्य। भाववाच्य को देखो, भाव मतलब कि जहां पे ना कर्ता प्रधान होगा ना कर्म प्रधान होगा। जहां न कर्ता प्रधान होगा न कर्म प्रधान होगा, वहां पर बल्कि क्या होगा? जो क्रिया का भाव है वो भाव ही प्रधान हो जाएगा, उसी को हम भाववाच्य कहते हैं। ना ही कर्ता की प्रधानता होगी ना ही कर्म की प्रधानता होगी, बल्कि क्रिया के भाव की प्रधानता जहां पर होगी वह भाववाच्य होगा। अब हम सामान्यतः भाववाच्य के उदाहरण भाववाच्य से ये देखेंगे। भाववाच्य में असमर्थता का बोध होता है। जो भाववाच्य के वाक्य होंगे उनमें हमेशा नकारात्मकता होती है, नेगेटिविटी होती है, किसी काम को ना करने का वाक्य होता है। हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। आसक्ति या असमर्थता दिखाई जाती है भाववाच्य की क्रिया में। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इसके देखें, इसके उदाहरण में दादी से नहीं जाता, तो यहाँ पर जो भाव हुआ है, यहाँ देखो हम जो क्रिया है वो चलने की क्रिया है, लेकिन दादी के अनुसार ना ही इसका लिंग परिवर्तित हुआ है और ना ही वचन इसका दादी के अनुसार चल हो रहा है। तो ये चलना ना चलने का जो भाव आ रहा है उसकी प्रधानता वाक्य में हो गई है, यानी क्रिया का जो भाव है कि चला नहीं जाता। हमेशा आप देखेंगे जहां पे आसक्ति का बोध आपको देखने को मिलेगा। अगर, और यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि अगर मैं इसको कर्तृवाच्य में लूं, दादी से चला नहीं जाता, तो ये हो जाएगा दादी चल नहीं सकती। दादी चल नहीं सकती, तब वो कर्तृवाच्य है। लेकिन अगर ऐसा है दादी से चला नहीं जाता, तो ये आपका भाव आपको अपने आप ही लग रहा होगा कि किसी भाव की प्रधानता इसमें आ रही है। मैं दौड़ नहीं सकता, तो ये तो सीधे सीधे कर्तृवाच्य है, क्योंकि सकता जो है वो अपने आप से कर्ता के अनुरूप चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक भाव आ रहा है कि मुझसे दौड़ा नहीं जाता, अब सहा नहीं जाता। इस प्रकार से आप एक चीज देखें, जहां पे क्रिया के भाव की प्रधानता हो वहां पर भाववाच्य होगा, भाववाच्य प्रयुक्त होगा। भाववाच्य के जितने भी उदाहरण होंगे उनमें एक चीज ध्यान रखना है, मैक्सिमम, ये दूसरा नोट लिखे हैं मैंने, नोट नंबर 1, सदैव एक वचन अन्य पुरुष और पुल्लिंग में क्रिया होगी। जो क्रिया है सदैव एक वचन अन्य पुरुष और पुल्लिंग में होगी। यहाँ पे देखिए कोई भी क्रिया आपको स्त्रीलिंग में नहीं है। सहा दौड़ा सारे पुल्लिंग में है, एक वचन में है सारी की सारी। दौड़े चले सहे ऐसा नहीं है कहीं पे भी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन तो पूछा भी गया है लास्ट वाले एग्जाम में, ARO का जो एग्जाम था, आपने उसका प्रश्न पत्र देखा होगा, उसमें सीधे सीधे पूछा है कि किस वाच्य की क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग होती है, तो इसका आंसर भाववाच्य होगा। नोट नंबर 2 मैंने जो लिखा है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, भाववाच्य में असमर्थता और निषेध होने से वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं। यानी प्रायः का मतलब ज्यादातर जो वाक्य होंगे वो नकारात्मक ही होंगे, क्योंकि असमर्थता यानी किसी काम को ना करने की इसमें भाव छुपा हुआ होगा, इसलिए भाववाच्य की क्रिया में सदैव आपको नकारात्मकता देखने को मिलेगी। अब इसकी जो प्रैक्टिस है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य, या इनका आपस में जो रूपांतरण है,
परिवर्तन, जो इनका रूप परिवर्तन करेंगे, उसके लिए मैं पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अभी अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ लें, जरा जल्दी से दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ये कर्तृवाच्य कंप्लीट है। आप क्वेश्चन हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछें। हेलो, क्लियर हुआ है? अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना है किसी को। मीनाक्षी जी। सर जी सर भाववाच्य में पूछना था, एक बार और हाँ, एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि जैसे कर्मवाच्य से भी थोड़ा सिमिलर लग रहा है, बस एक डिफरेंस लग रहा कि असमर्थता से हम पहचान सकते हैं कि ये भाववाच्य है। अच्छा देखिए, मैं दौड़ नहीं सकता, यस सर। बहुवचन में लेते हैं। यस बच्चे सर। दौड़ नहीं सकते, यस सर। कौन सा वाच्य है? सर ये तो कर्तृवाच्य होगा। हाँ, कर्तृवाच्य है। क्यों यस है? सर। क्योंकि जो दौड़ नहीं सकते जो क्रिया है, उसका हाँ, लिंग वचन इत्यादि वो किसके अनुरूप प्रयुक्त हो रहा कर्ता, है? कर्ता के। कर्ता के अनुसार। बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, अब बताओ। सर ये तो फिर भाववाच्य ही होगा। बस यही तो ओके सर। है ना? क्लियर है ना? यस सर। जहां पे आपको भाव अपने आप ही पता चल रहा है, कहाँ फीलिंग है और कहाँ कर्ता की प्रधानता आ रही है। चलिए दूसरा, अवनी पूछिए। ये इसमें अन्य पुरुष कैसे डिफाइन हो पा रहा है भाववाच्य में? अन्य पुरुष, हाँ अन्य पुरुष में तो ये आ गया ना, मैं, तुम, सॉरी, मैडम, अन्य पुरुष में मैं तुम नहीं आता। अन्य, वह, वो उत्तम पुरुष है। वह सब आता है ना हैं? सर, वह, यह, वे, उनको, ये आता है ना हाँ अन्य। भाई, उनके। ठीक है, तो ये इसमें कैसे डिफाइन हो रहा है? जैसे ये भी हो सकता है, मैं वो अन्य पुरुष जरूरी नहीं कि अन्य पुरुष दौड़ा जाए, मैंने प्रायः लिखा उस पे ना, उनसे चला नहीं जाता। हो गया हाँ, इनसे थोड़ा लिखा था ना, दादी से चला नहीं जाता, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, दादी से, दादी तो अपने आप में देखो दादी करता है, उस पे नहीं जाना है हमने। लेकिन जो इसमें जो क्रिया का भाव है ना चलने का जो भाव है क्रिया, वो वाक्य का मुख्य केंद्र बिंदु है। हेलो, ओके सर, हो गया। ठीक है, कोई और? शंकर सिंह, बोलिए। शंकर जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, आपने अनम्यूट किया था तो मैं सोचा आप पूछना चाह रहे हैं। कोई और? हेलो सर। जी, कौन बोल रही? सर मैं आशा। जी आशा। सर जैसे भाववाच्य में असमर्थता निषेध वाला भाव है तो हम जल्दी समझ जाएंगे कि ये भाववाच्य है। अगर सर हाँ, कोई ऐसा एग्जाम्पल कैसा? जिसमें जिसमें नकारात्मक नहीं हो जिसमें भाववाच्य का। जिसमें नकारात्मक न हो। सर हाँ। मैडम, मैं आपको एक चीज कह देता हूँ। आप एक जो मैंने आपको बात बताई है ना अभी, कि इसमें ज्यादातर आपको नकारात्मकता मिलेगी। मैं भाववाच्य के जी आपको कम से कम बहुत सारे उदाहरण सभी किताबों से दे दूंगा। बहुत ज्यादा आपको, ज्यादा से ज्यादा उसमें नकारात्मकता और निषेध और असमर्थता और आसक्ति वाले ही वाक्य मिलेंगे। जी सर। आपने, आपके पास कोई उदाहरण है अगर जिसमें नकारात्मकता नहीं है तो आप बोल सकते हैं उसको। सर नहीं, मैं सोच रही थी कि अगर ऐसा आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे, हाँ, तो मत इसलिए। सोचिए, क्योंकि मैंने ऐसा कह दिया आपको कि इसमें मैक्सिमम जो वाक्य होंगे उनमें नकारात्मकता होगी ही होगी। ओके सर। है ना? अभी उदाहरण जी सर। का जब प्रैक्टिस दूंगा ना तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी बात, है ना? और ऐसा नहीं है कि ओके। नकारात्मकता सिर्फ भाववाच्य में होगी। नकारात्मकता कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों में हो सकती है। जी लेकिन वहां पर जो है, वहां पे कर्ता या कर्म प्रधान होगा।
जबकि इसमें क्या है, इसमें जो क्रिया का वो भाव है, ना कर सकने वाला भाव, वो प्रधान होगा। जी सर। है ना? जी सर। कोई और? कोई और? जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछे, घबराओ मत भाई, फटाफट से क्वेश्चन पूछो। अगर पूछोगे तभी जाके काम होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई और क्वेश्चन है। मैं इस टॉपिक को क्लियर हटा के दूसरा टॉपिक शुरू करूं? बताइए आप लोग, यस नो बोलिए फटाफट। यस सर, यस सर, यस सर। ओके, चलिए। अब जो दूसरा टॉपिक मैंने आज लिया है, इसे में देखो, ये एक टॉपिक आपका ग्रामर वाला है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। दूसरा टॉपिक लेते हैं, वो है काल वाला, टेंस जिसको कहते हैं। काल से रिलेटेड टॉपिक है, उसको भी ले लेते हैं। उसमें से एक ही पार्ट ले पाएंगे, ज्यादा तो नहीं लेंगे। आप लोग क्लास में आज लेट जुड़े थे, कल से ध्यान रखिएगा 8:15 तक क्लास पे जुड़ जाएं। काल, काल का मतलब सभी को पता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। काल का मतलब है समय। काल से मतलब समय होता है। हिंदी में जब हम काल को पढ़ते हैं तो इसी वाक्य में हम काल को क्रिया की सापेक्षता में पढ़ते हैं कि कोई क्रिया चल रही है, कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी है, या कोई क्रिया आने वाले समय में होगी। तो काल भी स्वयं में क्रिया का ही रूपांतरण है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई क्रिया, क्रिया का व्यापार इसमें लिखा है, तो व्यापार पे घबराना नहीं है। मतलब क्रिया हो रही है, जो क्रिया वो पूर्ण हो चुकी है, अपूर्ण है, या फिर वो आगे होने वाली है, जिससे यह बोध, क्रिया के जिस रूपांतर से यह बोध होता है हमें, उसे काल कहते हैं। जरा इन 3 उदाहरणों को देखें। दिनेश घर जाता है, दिनेश घर गया था, दिनेश घर जाएगा। नई स्क्रीन आ रही है ना स्क्रीन पर? यस सर, ओके। दिनेश घर जाता है, तो यहां पर देखें आप, क्रिया का व्यापार वर्तमान समय में होने का बोध, यानी क्रिया अभी चल रही है, वर्तमान समय में क्रिया हो रही है, यानी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। वह घर जाता है, यानी क्रिया वर्तमान समय में हो रही है। ध्यान से समझिए इसको, पूर्ण अपूर्ण की बातें बाद में देखें, पहले एक सिंपल सा इसका ब्रीफ ले लें कि दिनेश घर जाता है यानी क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, हमें ऐसा लग रहा है। दिनेश घर गया था, इससे अपने आप को पता ही चल रहा है कि वो काम हो चुका है, दिनेश घर जा चुका है। अब चुका है, चूंकि वो ग्रामर वाले उसमें अभी ना जाएं ज्यादा, थोड़ा बस इसका ब्रीफ अभी यहाँ पे समझें, उसको हम और क्लियर करके आगे पढ़ेंगे हर टाइप में। दिनेश घर गया था यानी कार्य पूरा हो चुका है, कार्य खत्म कर दिया है उसने घर जाने का। यहाँ पे कार्य हो रहा है वर्तमान में, यहाँ पे क्रिया पूर्ण हो चुकी है। और तीसरा उदाहरण है कि दिनेश घर जाएगा, यानी वो घर जाने की क्रिया ना तो चल रही है, ना पूर्ण हुई है, बस वो आने वाले समय में उसकी संभावना है कि वो क्रिया जो है कभी होगी। तो ये आप देखें, इन तीनों को ही आप अगर कालों में बांटें तो इन्हीं आधार पर आप क्रिया के पूर्ण होने या क्रिया के चलने या क्रिया के भविष्य में होने के आधार पर ही हम काल को 3 भागों में बांटते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो सबसे पहले वर्तमान काल पर आए। वर्तमान काल क्या है कि जिससे हमें यह लगे कि क्रिया वर्तमान काल, क्रिया का जो समय है, जो क्रिया का व्यापार हो रहा है, यानी जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, वो वर्तमान समय में हो रहा है, तो वह काल क्या है? वर्तमान काल है। इसके एग्जाम्पल बहुत ज्यादा टफ नहीं है, तो इसलिए फटाफट बगा रहा हूं। मैं खेलता हूं, तुम खेलते हो, वह खेलता है। तो ये सभी क्या है? ये खेलने का जो काम हो रहा है, ये अभी हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये काम, अब इसमें हमें अनिश्चितता है ना अभी कि खेलता हूं, कंफर्म नहीं है कि पूर्ण हो चुका है या फिर अपूर्ण है ये, लेकिन ये तो पता है कि क्रिया अभी हो रही है, वर्तमान में हो रही है, तो ये आपका वर्तमान काल हो गया। ज्यादा अपने दिमाग को इसमें बहुत ज्यादा फंसाने की आवश्यकता नहीं, सरल सी चीजें हैं,
हम इसमें आगे बढ़े फटाफट। वर्तमान काल के निम्नलिखित भेद, भेद कितने हैं अभी देखें। सामान्य वर्तमान, थोड़ा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो इनके भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल आप लोगों को माना ही है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, अंग्रेजी में भी आएगा। जब क्या है, जिससे हमें लगता है कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता होती है कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है या अपूर्ण हो चुकी है। जैसे हमने लिखा है, इसकी पहचान आप लोगों को पता है, वाक्य में अंत में जब ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आता है तो वो आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। सामान्यतः जो क्रिया है वर्तमान में संपन्न हो रही है, सामान्य रूप से क्रिया अगर वर्तमान समय में संपन्न हो रही है तो वह सामान्य वर्तमान काल होगा। ये बात ठीक है, इसको आप आसानी से पहचान जाएंगे कि वह जाता है, मैं जाता हूं, ता है, ती है, तू है, जिसमें ये सारी चीजें आएंगे तो वो वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण वर्तमान काल वह है जिसमें जो है क्रिया के पूर्ण हो जाने का बोध होता है, और जो क्रिया के पूर्ण हो जाने का बोध है वह वर्तमान काल में होता है, ना कि भूतकाल में। जो क्रिया है उसके वर्तमान समय में पूर्ण हो जाने का जो बोध करवाएगा वह आपका पूर्ण वर्तमान होगा। जैसे हमने लिखा है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है, गीता ने पुस्तक पढ़ी थी या गीता ने पुस्तक पढ़ी थी, वो तो आपका भूतकाल हो गया, लेकिन गीता ने वर्तमान में पुस्तक पढ़ी है। पुस्तक पढ़ने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन वह पुस्तक पढ़ने का काम वर्तमान में पूरा हुआ है, यह काल आपका पूर्ण वर्तमान काल है। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है आपको भूतकाल के साथ, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पर। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होगा, जो क्रिया होगी वो पूर्ण हो जाएगी, किंतु क्रिया जो है वो पूर्ण हो जाएगी, किंतु वर्तमान समय में पूर्ण होगी, ना कि पास्ट में, भूत में पूर्ण नहीं होगी। बच्चे ने दूध पिया है, बच्चे ने दूध पिया है, बस उसने दूध पी लिया है, और कब पिया है, वर्तमान में पिया है, तो यह आपका पूर्ण वर्तमान है। अगला आपका है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक, जिसको आप कंटिन्यूअस भी पढ़ते हैं, इसमें क्या होगा कि जो क्रिया है उसकी पूर्णता का बोध नहीं होगा। पूर्णता मतलब ये नहीं दिखेगा कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसमें यह होगा कि क्रिया कंटिन्यूअसली चल रही है, क्रिया अभी प्रोग्रेस में है, जो काम है वो प्रोग्रेस में है, चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, और क्रिया लगातार चल रही है। तो इस प्रकार के काल को हम क्या देखेंगे, तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें क्रिया कंटिन्यूअसली चल रही होती है, पूर्ण नहीं होती है। जैसे सोनम गीत गा रही है, तो गीत गाने की क्रिया जो है वो चल रही है, अभी पूर्ण नहीं हुई है। अंकित पढ़ रहा है, तो ये पढ़ ही रहा है अभी, इसके पढ़ने की जो क्रिया है वो पूर्ण नहीं हुई है, ये वर्तमान में क्रिया चल रही है। वर्षा हो रही है, तो वर्षा जो होने की क्रिया है वो चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, तो ये आपका तात्कालिक वर्तमान काल हो गया। नेक्स्ट है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो, संदेह हो, मन में संदेह हो, बात क्लियर ना हो कि पूरी हुई है कि नहीं हुई है, या क्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, ये बात तो आपके संदेह में है। लेकिन ये आपको फिक्स है कि वो क्रिया वर्तमान में हो रही है। ये बात समझ में आई कि हम कह रहे हैं कि नोट भी करते रहना, डाउट इनके छोटे छोटे से डाउट होंगे जरूर, लेकिन उनको नोट करिएगा। संदिग्ध वर्तमान काल, जहां पे क्रिया के पूर्ण होने पे तो संदेह है, लेकिन इस बात का कोई संदेह नहीं है कि क्रिया वर्तमान में हो रही है। बात समझ में आ रही? माना आप कहीं क्लास से घर जा रहे हैं और सोच रहे हैं अपने मन में कि आपको पता है कि आपकी मम्मी अभी खाना बना रही होगी, तो आपने अपने मन में सोच लिया कि माँ खाना बना रही होगी। अब खाना बना है या नहीं बना है, खाना बनाने की क्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, वो तो आपको पता नहीं हो, तो संदेह के घेरे में। लेकिन आपको इतना जरूर पता है कि वो क्रिया अभी चल रही है, वर्तमान में चल रही होगी। यानी क्रिया के वर्तमान समय में होने पे कोई संदेह नहीं, लेकिन क्रिया के पूर्ण होने पर जब संदेह हो, तो ऐसा जो वर्तमान काल होगा वह वर्तमान काल संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। ऐसे ही राजेश पढ़ रहा होगा, तुम्हें पता है कि राजेश का पढ़ने का टाइम, तुम्हारा कोई दोस्त है उसका पढ़ने का टाइम है भैया 8 बजे से 10 बजे के बीच में वो पढ़ता है, ठीक है। कभी वो 1 घंटे में पढ़ लेता है,
किसी टॉपिक को, कभी वो 2 घंटे में पढ़ लेता है। तो आपने 9 बजे के 9 सवा 9 बजे के आसपास आपको पता है कि राजेश अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, आप 9 सवा 9 बजे सोच रहे हैं कि वह पढ़ रहा होगा। अब उसने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, उस बात पे कंफ्यूजन है। तो क्रिया अभी हो रही है, लेकिन क्रिया पूर्ण हो चुकी है या नहीं, जहां पर यह संदेह हो, वह संदिग्ध वर्तमान काल है। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य से आपको समझ आ रही होगी बात की संभावना व्यक्त जहां पर की जाए वो संभाव्य वर्तमान काल होता है। जहां पर आपको वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने की संभावना रहती है, आपको लगता है कि भाई शायद ये काम हो चुका होगा, तो वो आपका संभाव्य, जहां पर आप क्रिया के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त करते हैं, वह संभाव्य वर्तमान काल है। वह सोया हो, रमा बाजार गई हो, उसने खाया हो, है ना। तो ये देखो, वह सोया हो, सोने की जो क्रिया है वह हो गई हो, इसकी आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वह सोया हो। रमा बाजार गई हो, आपने ये भी संभावना व्यक्त की है कि रमा जो बाजार जाने की जो क्रिया है वह हो गई है, मतलब पूर्ण होने की संभावना आप व्यक्त कर रहे हैं कि रमा बाजार गई हो। अब गई है कि नहीं है वो अलग चीज है, लेकिन आप इसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। उसने खाना खाया हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप किसी क्रिया की करते हैं तो उसे हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। नेक्स्ट, भूतकाल को प्रारंभ करने से पहले इस पे जरा आपके डाउट ले लेते हैं। जी, अपने प्रश्न पूछिए। काल में किसी हैंड रेज करिए अपने और पूछिए फटाफट से। है किसी का कोई क्वेश्चन? मीनाक्षी, अच्छा आशा, आशा बोलिए 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 बोलिए। सर वो संदिग्ध और संभाव वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा कोई और भी अपना क्वेश्चन पूछ लें। चलिए पहले आशा का डाउट क्लियर करते हैं, संदिग्ध और संभाव्य में। देखिए, संदिग्ध में जो हमने एक बात आपको बताई, संदिग्ध में क्रिया का पूर्ण होने पर संदेह है, यानी हमें यहां पर मन में ये कंफ्यूजन है कि क्रिया क्या है, पूर्ण हो चुकी है, यानी वो क्रिया अभी अनकंप्लीट भी हो सकती है, पूर्ण भी नहीं हो सकती है, ठीक है। अब संभाव्य में आप देखेंगे, संभाव्य में क्रिया पूर्ण हो चुकी है। माना आप घर गए, आपने देखा आपने अपना बिस्किट रखा था या चॉकलेट रखी थी टेबल पे, वो चॉकलेट किसी ने खा ली हो, तो चॉकलेट खाने वाला। संभाव्य में देखें, वो चॉकलेट खा चुकी है, तो आपने मन में अपने सोच लिया, संभावना व्यक्त की कि उसने खाया होगा, उसने खाया हो, या आपका भाई कोई है, रमेश ने खाया हो, मोहन ने खाया हो, वो काम हो चुका है। लेकिन यहाँ पे संदिग्ध में क्लियर नहीं है कि खाना बना है या नहीं बना है, क्रिया पूर्ण हुई है या नहीं हुई। ऐसा क्लियर है? यस सर। कोई और? कोई और? किसी और का कोई प्रश्न है इस पर? किसी का कोई प्रश्न नहीं है, बड़े समझदार हो। चलें, अच्छा तो अभी देखिए, क्लास का जो समय होता है उसमें मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में ले जा नहीं रहा हूं, पूरा 2 घंटा मैं आप लोगों को नहीं डाल रहा हूं उसमें। आज कल से 7:15 तक सभी लोग लॉग इन हो जाएंगे। ओवर करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों को क्या क्या चीजों में हिंदी में क्या क्या चाहिए, या पीडीएफ के माध्यम से आप कुछ चाह रहे हो कि ऐसा होता, काश ऐसा होता। बहुत सारी चीजें होती हैं स्टूडेंट के मन में कि काश सर ऐसा भी कर रहे होते, साथ में ये भी हो रहा होता। तो प्लीज वो हो रहा होता वाली बातें अगर मन में चल रही है तो सभी लोग जरा एक एक करके हमें बता दें, आपने अपनी बात।